चलो भाई, आज जो टेस्ट हुआ था जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के शुरू के 3 चैप्टर आए, तो एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो, और ये पहला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट इधर टू राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर्स। शिफ्ट टू राइट इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल शिफ्ट द कर्व टू राइट। ध्यान करो, जो हमने तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग O2 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था, उस समय हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच एफिनिटी दर्शाने के लिए ग्राफ बताया था जिसका नाम था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मॉइड हुआ करता था। और वहीं पर तमाम फैक्टर्स का इफेक्ट पढ़ाने के लिए हमने बोहर इफेक्ट का सहारा लिया था। उस समय कहा था कि जैसे जैसे ब्लड में CO2 बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से प्यार घटेगा। जैसे जैसे ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, इन सब का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बीच जो प्यार है, एफिनिटी है, लगाव है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन का उल्टा इफेक्ट आता था। अब हम ज्यादा कहानी इस समय नहीं बता सकते। ध्यान करो, हम कहा था हीमोग्लोबिन मम्मी है, उसके 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा ऑक्सीजन, बड़ा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड। मम्मी को दोनों बच्चों से प्यार है, माना कि ज्यादा प्यार छोटे बच्चे से। लेकिन अगर बड़ा बच्चा जिद कर जाए तो मम्मी का छोटे बच्चे से प्यार घट जाता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घट जाती है। तो इस तरह से हमने तुम्हें पूरा बोहर इफेक्ट पढ़ाया था, उसी पर बेस्ड सवाल था, इसलिए आंसर हो गया थर्ड। ठीक है ना। और उसमें यह भी कहा था ग्राफ राइट साइड चला जाएगा और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। चलो, थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे हैं बस। लिखा है हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड टू द टिश्यू बाय ब्लड। तो सब लोग जब चैप्टर पढ़े थे जानते थे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग से गुजरता है तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है। अलग बात की वो 2 रूप में मेनली होती थी, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, 3% डिजॉल्व स्टेट में। और उस 20 ml में से जब सामान्य फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती थी तो मात्र 5 ml चला जाता था सेल्स में और 15 ml वापस चला जाता था। हमने तुम्हें यहां पर भी बताया था कि 15 ml वापस क्यों चली जाती है। जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो हमारा ब्लड इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को एज ए रिजर्व रखता है, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन में ये ज्यादा सप्लाई देने लगता है। तो इस तरह से आंसर हो गया इसका थर्ड कि 100 ml ब्लड जब टिश्यू से गुजरता है केवल 5 ml O2 डिलीवर करता है। कैरिंग कैपेसिटी अलग बात है, डिलीवरी अलग बात है। अगला लिखा है इन प्लेस वेयर लो PO2 हाई CO2 हाई कंसंट्रेशन। तो अभी अभी हमने तुम्हें पूरा बोहर इफेक्ट का बताया था जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है ना। जैसे जैसे PO2 घटे या CO2 बढ़े या हाइड्रोजन आयन बढ़े या बॉडी टेम्परेचर बढ़े तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बीच प्यार घट जाएगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा। तो सब लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ध्यान करो, लंग्स के एल्वलाई में स्क्वैमस एपिथेलियम बताई थी, इधर ब्लड कैपिलरीज की दीवार पर ट्यूनिका इंटरना अर्थात इंडोथेलियम बताई थी। इन दोनों के बीच में हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई थी कनेक्टिव टिश्यू की। बावजूद इसके कहा था कि 3-3 लेयर होने के बाद भी थिकनेस भगवान ने ज्यादा नहीं होने दी, लेस देन 1 मिलीमीटर थी। इसलिए आंसर हो गया कौन सा, थर्ड, लेस देन 1 मिलीमीटर, ना कि माइक्रोमीटर। अच्छा, 5वां क्वेश्चन था रिस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान करो, जब नॉस्ट्रिल्स से लेकर हम लोग नेजल चेंबर से लेकर और फेरिंग्स से लेकर लैरिंग्स से लेकर ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई से लेकर ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलर डक्ट से लेकर एल्वियोलाई तक जब पूरा एयर पैसेज पढ़ते थे तो तुमसे बात कहते थे कि जो एल्वियोलर वाल और एल्वियोलर डक्ट, ये 2 ऐसी चीजें थी जिनके और ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता था। तो लास्ट की 2 चीजें एल्वियोलर वाल और एल्वियोलर डक्ट, इन दोनों को मिलाकर रिस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट कहते थे, और ऊपर का जितना पोर्शन होता था उसको कंडक्टिंग पार्ट कहते थे। ये कंडक्टिंग पार्ट था जो एयर फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, है ना, मॉइस्टनिंग, ये सारे काम करता था, कंडक्शन ऑफ एयर। तो यहां जो रिस्पिरेटरी पार्ट लिखा है उसकी जगह कंडक्टिंग पार्ट होता तो कहानी ये सब सही हो जाती, इसलिए यहां रिस्पिरेटरी पार्ट लिखा है। नतीजा दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही चीजें गलत साबित हो गई। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान करो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब हम मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ाए थे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो वहां 2 चीजें कही थी कि अगर इतना याद कर लिया सब लोग सब समझ जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा।
ये हाईली वाटर सॉल्युबल एंड मोस्ट टॉक्सिक बताई थी, मॉडरेटली सॉल्युबल इसलिए कम टॉक्सिक बताया था, लीस्ट वाटर सॉल्युबल लगभग नॉन टॉक्सिक बताया था। अब हमने कहा था अमोनिया चूंकि पानी घुलेगी अमोनियम आयन में बदल जाएगी, तो बताते अमोनियम आयंस बॉडी सरफेस से स्पेशली गिल सरफेस से डायरेक्ट बाहर निकल जाते थे, इनके निकलने में किडनी का कोई रोल नहीं होता था। याद आया? अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट करने वाले अमोनोटीले कहलाते थे। ये वही मेंबर होते थे जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती थी। फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते थे मोस्टली ऐसे हुआ करते थे। इनके लिए कहा था कि ये किडनी जब यूरिया को ब्लड में छान के बाहर निकालता था यूरिन के रूप में, ऐसे एनिमल्स यूरियोटीलिक कहलाते हैं। ये वो मेंबर होते थे जो पानी में 24 घंटा रहते तो नहीं, लेकिन पानी जिनको आसानी से अवेलेबल हो जाता था, जैसे आल मैमल्स, एडल्ट एम्फीबियंस बताया था ना। और ये वो बताए थे जो पानी की पहुंच से बहुत दूर रहते हैं। दूर कहां? हवा में, अर्थात बर्ड्स। दूर कहां? रेगिस्तान में, अर्थात हमने कहा था समझे ना, लैंड रेप्टाइल्स। अच्छा, हवा में बर्ड्स के साथ साथ इंसेक्ट भी रहती हैं। तो इस तरह से तुम्हें सब याद आया होगा कि कौन क्या ऐसा होता था। आंसर हो गया इसलिए 4th। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ऑल द कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। ऐसे तो सभी में इंपल्स पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन तुम जानते हो गति निर्धारक पेस मेकर ऐसे नोड को कहते थे क्योंकि उसमें मैक्सिमम रिदमिसिटी पाई जाती थी। कहा था कि किसी एनिमल का हार्ट जितनी बार धड़कता है उसका मतलब उसके ऐसे नोड में उतनी बार बिजली पैदा होती है। हम लोगों की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट, इसलिए मैक्सिमम रिदमिसिटी उसी में पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन। ऐसा हम लोग का यूरिन तुम्हें सुना हो ब्लड की तुलना में 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है ना, क्योंकि हम लोग में हेलेलू का रोल होता है यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में। चलो इसके बाद तुम जानते हो ऑन एन एवरेज, हमने तुमसे कहा था कि जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, और उस कार्डियक आउटपुट का 20% यानी कि 1/5वां हिस्सा जाता है किडनी को पर मिनट छानने के लिए। अब कोई कहे मेरे अंदर 5 लीटर ब्लड है, कोई कहेगा 6 लीटर है, तो इसका अगर 20% अर्थात 1/5वां हिस्सा निकालेंगे तो आंसर आएगा 1100 से 1200 ml। और ये 1100 से 1200 ml हम अपने किडनी को सप्लाई देते हैं, लेकिन इस 1100 से 1200 ml में से मात्र 1 मिनट में कितना फिल्टर हो पाता है? 125 ml पर मिनट के हिसाब से, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 180 लीटर पर डे के हिसाब से, ध्यान करें पर डे 180 लीटर कहलाता है, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलेंगे, घंटे को दिन में बदलेंगे ना, तो गुणा करना पड़ेगा। 60 और 24 दुनिया समझते तुम। तो कहानी आंसर हो गया इसका 3rd। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज फॉल्स। पीसीटी के बारे में कौन सी बात सही गलत है? तो पीसीटी तुम जानते हो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वोमेन कैप्सूल के बाद, तो वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वहीं से होता है ना, 70 to 80% चीजें वहीं से एब्जॉर्ब होती है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। तो भगवान ने सिंपल क्यूआर्डल एपिथेलियम नहीं बनाई, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाई सरफेस एरिया बनाने के लिए। तो ये बात तो सही है। दूसरा तो अब ये भी बोला था 70 to 80% वहीं से चीजें एब्जॉर्ब होती है। पीसीटी द साइट ऑफ सिलेक्टिव सिक्रीशन, नहीं नॉट द साइट ऑफ, हाँ यहां से अनवांटेड चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है, तो ये गलत बात है, बाकी सब सही है। पीसीटी हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड डायनिक, हाँ तो इसलिए आंसर हो गया इसका 3rd। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच करेक्टली पेयर्स द ईसीजी। तो जब तुम्हें ईसीजी पढ़ाते हैं तो हम तुम्हें बताया करते हैं कि जो पी वेव आती है, ऐसे करके ध्यान करो, हम तुम्हें बताते थे। ये सबसे पहले मान लो हो रहा है एट्रियल सिस्टोल, फिर मान लो हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर मान लो हो रहा है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल पी क्यू आर एस टी। तो इस तरह से पी वेव कब आती है? तो पी वेव तब आती है जब ऐसे नोड में बिजली पैदा हो, अर्थात कह सकते हो पी वेव आती है डीपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड या एट्रियल सिस्टोल की वजह से। साथ साथ पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ ए बी नोड नहीं ऐसे नोड, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाँ कह सकते हो कि स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स थ्रू ए बी बंडल पुरकिंजे फाइबर एंड सो ऑन। और जब अगर वेंट्रिकल की दीवार में पहुंच जाएगी बिजली तो वहां डिपोलराइजेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो क्यूआरएस वेव चाहे तो कह दो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दर्शाती है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाती है, और टी वेव दर्शाती है ज्वाइंट डायस्टोल को। अलग बात है एनसीईआरटी में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मेंशन किया गया। चलो देखते हैं।
12th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ओपिनियन, करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है भाई, एल्डोस्टेरोन को तुम जानते हो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते थे, और डीसीटी की दीवार पे इफेक्ट दर्शाता था, और साल्ट को सोडियम को एब्जॉर्ब करता था। सोडियम के दोस्त का नाम क्या था? पानी। जिधर सोडियम जाता है हमेशा उधर पानी भी जाता है, तो सही था। और हमने तुमसे कहा था एंड्रोजन, हाँ तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जब हम तुम्हें टेस्टोस्टेरोन या फीमेल में ईस्ट्रोजन पढ़ाएंगे तो तमाम फंक्शन पढ़ाएंगे कि वो गोनाड्स को फंक्शनल बनाते हैं और डिजायर ऑफ सेक्स जो है पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिम्फ बराबर है प्लाज्मा माइनस नहीं, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी नहीं। ब्लड ये तो तुम सब लोग कर ही लोगे, हम क्यों उसमें टाइम खराब करें, चलो आगे बढ़ते हैं। मैचिंग है ब्लड वाली, तो सब लोग जानते हैं कि एल्ब्यूमिन जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती थी वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करती थी। ग्लोबुलिन जो होती थी वो गामा ग्लोबुलिन कहते ही एंटीबॉडी को, और एंटीबॉडी हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराती है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो इसलिए सब लोग अपना मैच करा लेंगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए। चलो 15th, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो बेशक अगर हमारा पेट दबाओगे उस समय हमारा प्रेशर पेट के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सिस्टोल होता है तो पंप आउट होता है ब्लड, उस समय एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से सिस्टोल अच्छा, और एओर्टा में ब्लड कहां से जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी कहते तो हम राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन अर्थात सिस्टोल बताते, क्योंकि पूछा गया था एओर्टा में, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल की वजह से एओर्टा में ब्लड पंप आउट होगा, जिससे वहां ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम? ध्यान हो कि हमने कहा था जो 2 चेम्बर्ड वाले थे जैसे फिश, उनमें सिंगल सर्किट होता है। 3 और 4 चेम्बर्ड हार्ट वालों में डबल सर्किट होता है, लेकिन 3 चेम्बर्ड वालों में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो 4 चेम्बर्ड वाले जो होते हैं अर्थात बर्ड और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यहां पर जो आंसर है व्हेल, वो एक प्रकार की मैमल है, इसलिए तुम लोग आंसर समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 17th, assertion है एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, बिल्कुल सही है। और दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55%, नहीं, प्लाज्मा लगभग 55% अंश बनाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते कितना? 45% अंश बनाते हैं। तो यही यहाँ पर गलती है एसर्शन में। रीजन में भी क्या लिखा? ल्यूकोसाइट आर या डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी में ठीक है, ब्लड को यहाँ डी लिखना भूल गए, आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। नहीं, मोस्ट एबंडेंट 50 से 55 लाख कौन होती है? आरबीसी होती है। ये तो तुम जानते 6 से 8 हजार ही मात्र होती है ना। तो चलो ये कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर इलस्ट्रेट्स द चेंजेस इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इट रिप्रेजेंट्स। गौर से देखो इस डायग्राम में क्या है, डायफ्राम को नीचे आते दिखाया और रिब्स को फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब रिब्स जब फॉरवर्ड अपवर्ड जाएंगी तो क्या होगा? थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर से कम हुआ हमेशा इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो आंसर हो गया इंस्पायरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है द अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। सब लोग पता टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। रेजुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 3000 ml। और वाइटल लंग कैपेसिटी होती है 4600 ml। तो इस तरह से अपने हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। तुम जानते हो कि कैफीन हो, मैनिटॉल हो, एल्कोहल हो, थीन हो, चाय कॉफी से जो मिलते हैं एल्कलॉइड्स, वो सब जो होते हैं डाययूरेटिक्स कहलाते हैं, दुगनी यूरेसिस करवाते हैं, ज्यादा पैसा बनवाते हैं। लेकिन जब तुम ध्यान करो, जो हमने कहा था कि मान लो किसी तरह बॉडी में फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद हो जाए तो शरीर में पेशाब नहीं बनेगी, गंदगी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उस समय जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स काम करता था, उसकी जेजी से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से रेनिन निकलता था जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता था, वो सेकंड में बदलता था, जिसकी वजह से 2 एक्टिविटी होती थी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जिसको साल्ट रिटर्निंग हार्मोन कहते थे, वो डीसीटी की दीवार से सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता था, सोडियम का दोस्त होता था पानी, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता था। नतीजा जब सोडियम और वाटर दोनों एब्जॉर्ब कर लोगे तो यूरिन, वाटर स्पेशली एब्जॉर्ब कर लोगे तो यूरिन डाइल्यूट कहां से हो जाएगा? तो इसलिए से वो डाइल्यूट को नहीं कराता था बल्कि कंसंट्रेट कराता था। तो इसलिए आंसर तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट बोलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो ये तो बहुत ही सरल सा है, सब लोगों को पता है कि हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, है ना, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा। साथ साथ T12 से लेकर थर्ड नंबर वर्टेब्रा तक किडनी एक्सपेंड करते हैं। साथ साथ तो सबको पता है, लेकिन जो किडनी की डायमेंशन होती है 3 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है, विड्थ और 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है, लेंथ, तो यहीं पर कुछ गड़बड़ किया गया। अब ना देखना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने तुम्हें बताया था ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है। जब हम कार्डियक साइकिल और ईसीजी को सिंक्रोनाइज करते हैं तो तुम समझ में आता होगा कि पी वेव जो है लगभग एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है, क्यूआरएस जो होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दर्शाती है, और टी ज्वाइंट डायस्टोल को दर्शाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ ये अलग बात है कि पी चूंकि दोनों एट्रिया साथ जुड़ते हैं, जैसे ऐसे इम्पल्स बिजली पैदा होती है दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आंसर हो गया इसका थर्ड। चलो देखते हैं, लिखा है 100 ml ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ी सी एसर्शन में गलती कर देगी, सेल्स को तुम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, 4 ml नहीं 5 ml डिलीवर करता था। इसी तरह जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से गुजरता है तो वो 4 ml CO2 डिलीवर करता है। तो यहाँ O2 की जगह वैल्यू, ये वैल्यू गड़बड़ की गई, इसलिए आंसर हो गया फोर्थ। कोई भी बात इनमें से सही नहीं है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना इतना होता है, तो उस पर वाली वैल्यू किसको दर्शाती है? सब लोग जानते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हम लोग कहते थे पंपिंग प्रेशर, जिसकी वैल्यू हाई होती थी, और डायस्टोलिक को क्या कहते थे? रेस्टिंग प्रेशर कहते थे। तो तुम अपने आप समझ गए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम था ये। चलो आगे 25 क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स। सबको पता है लंग्स के एल्वुलाई में हम 100 करके पहले पढ़ाते थे, फिर इसमें घटा के इसमें जोड़ देते थे। इनकी 104 mmHg होता था, अच्छे ब्लड में होता था 95 mmHg, और गंदे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता था 40 mmHg। तो सब लोगों को ये वैल्यू याद आ गई होगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। कितनी फालतू की बात लगी, O2 CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे ही इसको गलत किया गया। लेकिन हाँ, थर्ड ऑप्शन में देखो, हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की आवश्यकता तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। नतीजा आंसर हो गया फोर्थ, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज यूरिकोटिलिक। जिनके पास पानी की कमी होती थी, अर्थात जो पानी की पहुंच से बहुत दूर रहते थे, ऊपर हवा में बर्ड और इंसेक्ट रहते थे, या मतलब रेगिस्तान में लैंड स्नेल और लैंड लिजर्ड रहती थी ना। तो इस तरह से हमने कहा रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, सब ये हो गए इस एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 28 का है, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड, तो हमने तुम्हें ध्यान करो, हार्ट साउंड जब पढ़ाते थे तो हम फर्स्ट हार्ट साउंड को M1 T1 इसीलिए लिखाते थे कि M माने मिट्रल, T माने ट्राई, 1 माने फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट हार्ट साउंड मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर के चक्कर प्रोड्यूस होती थी, और सेकंड हार्ट साउंड को A2 P2 लिखा करते थे। और A माने एओर्टा, P माने पल्मोनरी आर्टरी, 2 माने सेकंड, अर्थात एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व, तुम्हें ध्यान हो, जिनको सेमिलुलर वाल्व कहते थे, उनके क्लोजर के चक्कर में सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो सब लोगों को कहानी पता चल गई। ठीक, आगे देखते हैं। 29 में डायग्राम को लेवल करना था, और तुम जानते हो तो अपना पढ़ लेना कि सी जो आंसर है वो एल्वुलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग। देखो पहले में क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड्स रिब्स। प्लूरल मेम्ब्रेन रिब्स को नहीं सराउंड होती, तो रिब्स के थोड़ी सी के अंदर साइड होती है, लंग्स को सराउंड करती है, इसलिए गलत हो गया। थर्ड वाले में क्या है कि लोअर एंड ऑफ लंग्स एंड डायफ्राम पुल्स डाउन इट डाउन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नहीं, नीचे अगर डायफ्राम आएगा तो थोड़े से केज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर घट जाएगा, इनकी इंस्पायरेशन हो जाएगा, न कि एक्सपायरेशन। और फिर लिखा है ए, ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्ट बाई कंप्लीट। नहीं, ट्रैकिया में हाइलाइन कार्टिलेज के बने अंग्रेजी के सी के आकार के रिंग होते हैं, अर्थात इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, न कि कंप्लीट होते, इसलिए आंसर हो गया इसका ये वाला। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो तुम ध्यान करो कि हम लोग जब WBC पढ़ते थे तो कुछ ग्रेनुलोसाइट, कुछ एग्रेनुलोसाइट पढ़ते थे। ग्रेनुलोसाइट में पहले इओसिनोफिल पढ़ते थे, एलर्जी कंडीशंस में भाग लेती थी। दूसरी हम लोग बेसोफिल पढ़ते थे, जिनका कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल की तरह बिहेवियर होता था, अर्थात हेपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन जैसा बिहेवियर होता था। और फिर न्यूट्रोफिल पढ़ते थे, जो मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक सेल मानी जाती थी ना। तो ये कहानी सबको पता हो गई। पेस मेकर
ऑफ द हार्ट इन मैन, यहां पर थोड़ा सा आर छूट गया धोखे से, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इन मैन इज सिचुएटेड। जब हम तो पूरा इस तरह का डायग्राम बनाते थे तो राइट एट्रियम को ऐसे क्वाड्रेंट्स में बांटते थे, ध्यान करो इधर और ऊपर, इसको कहते थे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स और इसको कहते थे राइट अपर क्वाड्रेंट। तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर पाई जाती थी ये वाली ऐसे नोड। इसके बाद हमने बताया था क्या लिखा है, लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ये थोड़ा सा जानबूझ के एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसी पर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो तुम थोड़ा सा हो सकता है इसको मैच कराने में कंफ्यूजन पैदा हुआ है, नहीं कंफ्यूजन। जैसे यहाँ लिखा सेकंड, तो सेकंड मतलब है यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट पढ़ना है वाइटल कैपेसिटी। तो क्या वास्तव में वाइटल कैपेसिटी 2500 होती नहीं, वो तो 4600 होती है, गलत हो गया। फिर सेकंड में क्या लिखा, थर्ड की यहाँ पर लिखा सेकंड ऑप्शन के सामने जो ब्रैकेट में थर्ड लिखा है उस पर लिखा है कि 3 पे क्या लिखा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 होता था, ये भी गलत हो गया। फोर्थ पे लिखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि होती थी कितनी, 3500 ml, 3000 और प्लस, तो ये सही लिखा। और उसके सामने 1 लिखा, 1 माने है रेजिडुअल वॉल्यूम, 1 लिखा, जिसका मतलब है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम, हमारे मन में टाइटल वॉल्यूम आ गया था, पता नहीं कहां से, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता था, तो इसलिए ये भी सही हो गया। तो इस तरह से मैच कराना था कि किस वॉल्यूम के आगे रोमन में क्या लिखा है। चलो 33 क्वेश्चन नंबर देखो, ऑल्दो मच CO2 इज कैरीड इन ब्लड एट द ब्लड डज नॉट। तो तुम्हें अब उतना डिटेल नहीं पढ़ाया जाता है, वरना पहले हम लोग खूब डिटेल में पढ़ते थे। जो हीमोग्लोबिन होता है वो बफर की तरह काम करता है ना, और पहले हेल्डन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो वहां पर इसको ज्यादा ठीक से एक्सप्लेन किया जाता था। देखा, द वाल्व विच अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द आर्टरीज। अब जब यहाँ आर्टरीज कह दिया गया है तो तुम्हें चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे एओर्टा, दोनों ध्यान रखनी पड़ेंगी, एंड नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन आर। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, इनसे तो तुम जानते हो एट्रिया, अपनी अपनी साइड के एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, बेकार हो गया। एओर्टिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व, ठीक है, एओर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व नहीं मजा आएगा। सेमिलुनर वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन चूंकि एवी वाल्व अगर हम कह देते हैं और साथ में सेमिलुनर वाल्व है तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो गया, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व तुम जानते हो सिर्फ राइट साइड में होता है, तो ये सिर्फ और ये दोनों मिलकर पल्मोनरी आर्टरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। लेकिन अगर एवी वाल्व कह दिया तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड दोनों कंसीडर कर लिए गए, और सेमिलुनर वाल्व तो है ही एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरवाजे पर, इसलिए बेस्ट आंसर हो गया इसका ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है 35, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हार्ट रेट को घटाता है, तो इस तरह से रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, क्योंकि कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली हमने बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट से निकाला जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द हार्ट इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर बिकॉज। तो सिस्टोलिक प्रेशर में फोर्सफुली पंप आउट होता है ब्लड, और क्योंकि उसको दूर तक जाना होता है इसलिए वहां पर ज्यादा होता है, और डायस्टोलिक में हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, रिलैक्स्ड होता है, इसलिए उसमें डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। 37, स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। अब ये थोड़ा सा, वैसे तो ये जान सकते हो कि जब जल्दी जल्दी हार्ट रेट होगी तो पूरी तरह जब वेंट्रिकल भर नहीं पाएंगे तो क्या खाक 70 ml ब्लड पंप करेंगे एक बार में, तो इस तरह से याद रख सकते हो। वरना पहले जमाने में हमको स्टार्लिंग्स लॉ पढ़ाया जाता था, उस समय ऐसा सिखाया जाता था, समझाया जाता था। 38, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन। भाई अगर लंग्स में क्या होता है कि तुम जानते हो दो प्लूरा होती है, आउटर और इनर प्लूरा, उनके बीच में स्पेस होता है, और जो थोरेसिक है पूरी तरह कोलैप्स नहीं करती, वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड रहती है, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है लंग्स पे, तो लंग्स भी थोड़े से खिंचे हुए रहते हैं, एक्सपेंडेड रहते हैं, पूरी तरह कोलैप्स नहीं कर पाते। तो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी मत समझ लेना, इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच कराना है, बहुत ही आसान है, इसमें हम क्यों टाइम खराब करें, सब लोग समझदार हैं। और 40 नंबर क्या है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। इस क्वेश्चन को कॉमन कराएंगे क्योंकि जिन्होंने ये क्वेश्चन को बनाया है या तो उनकी थोड़ी इच्छा थी कि पहला आंसर लगवाया जाए, तो लेकिन हमको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रेन से निकलकर किसी भी इंटरनल ऑर्गन को जो मैसेज ले जाए वो वैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट माना जाता है, तो इसको फिलहाल हम कॉमन करवाए दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो 41,
Which one of the following correctly explain the function of a specific part of human nephron? देखो पोडोसाइट, तुम जानते हो कि वोमेन कैप्सूल में दो वाल होती थी, आउटर वाल कहलाती थी, इनर वाल कहलाती थी। इनर वाल जो होती है पोडोसिटिक सेल्स की बनी होती थी और उनके बीच में ऐसे रेंज की आती थी, बीच में थोड़ी दरार रह जाती थी, स्लिट रह जाती थी। हाँ, गोल गोल होते थे, पोर कह सकते थे, लंबे लंबे तो स्लिट कह सकते थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही थी। हेनले लूब मोस्ट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब नहीं, हेनले लूब ने पीसीटी जो होती थी वो 70 to 80% चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कराती थी। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम नहीं कराती है, वहां से ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम होता था, याद आया। और अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को टुवर्ड वोमेन कैप्सूल लाती है, ना कि यहां से अवे ले जाती है। तो इसलिए आंसर हो गया इसका फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 42 है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो हमारे लंग्स में हमेशा 1200 ml, सामान्य दशा में हमका 2300 ml हवा रहती है ना, जिसमें से कोशिश करो कि ऊपर वाली 1100 ml बाहर निकाली जा सकती है। इसलिए इसको कहते थे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब तुम्हें मुसीबत हो, तुम्हारे पास ये रिजर्व के रूम है, जब तुम्हें मुसीबत में पड़ जाओ तो उसमें एक्सपायर कर लेना, तो इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व। मगर ये 1200 ml एयर ऐसे होती है तो जीवन में कभी बाहर नहीं आती है, इसको कहते थे रेजिडुअल वॉल्यूम, और दोनों मिला दें तो बन जाता था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सामान्य फंक्शनिंग के दौरान हमारे लंग्स में जितनी हवा अवशेष के रूप में बची रहती थी उसी को फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते थे। वॉल्यूम नहीं, जब एक से ज्यादा वॉल्यूम होते तो शब्द कैपेसिटी बोला जाता है। चलो देखते हैं, लिखा है द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज। तो अब चूंकि पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमने सीधा बना दिया कि ऐसे नोड में इम्पल्स पहले डिपोलराइजेशन हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई, इंटरनोडल पाथवेज होते हुए एबी नोड्स होते हुए, एबी बंडल से होते हुए, राइट लेफ्ट पुरकिंजे बंडल से होते हुए, पुरकिंजे फाइबर से होते हुए कार्डियक मसल्स की वाल में जो मसल्स है वहां तक पहुंच जाएगी। तो आंसर सब लोग समझ गए, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यू टू इनसफिशिएंट फिल्ट्रेशन ऑफ वोमेन कैप्सूल ऑल द लाइकली टू हैपन एक्सेप्ट। देखो अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम हो रहा, जैसे कहा था, मान लो किसी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा तो शरीर में पेशाब कम बनेगी, तो वेस्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेट होंगे, लेकिन जितना भी फिल्ट्रेशन होगा उसमें ग्लूकोज तो छनना ही नहीं है, या ग्लूकोज का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है पीसीटी से 100% रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। क्योंकि हमने कहा था कि किडनी में पेशाब कम बने या ज्यादा, अगर किडनी सही है तो 100% ग्लूकोज वापस ले लिया जाता है पीसीटी की दीवार के थ्रू। चलो, विच वन रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी सर्किट। तुम जानते हो 4 चेम्बर्ड हार्ट वालों में डबल सर्किट होता है, ऊपर पल्मोनरी सर्किट, नीचे सिस्टेमिक सर्किट होता है। और हमने कहा था कि राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट एट्रिया पर खत्म होने वाले को पल्मोनरी सर्किट कहते थे। तो इस तरह से चूंकि यहां पर थोड़ा सा राइट ऑर्किल से शुरू कर दिया गया, तो बहुत ही थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां से शुरू कर दिया गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खराब बात नहीं है। कुल मिला के आंसर फोर्थ ही हो सकता है बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द GFR 1 डे इन ए हेल्दी एडल्ट एज। अभी हमने कैलकुलेशन करके दिखाया था 125 ml, GRF नहीं होता, GFR होता है इन 1 डे। एक दिन में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, तो 125 ml होती है 1 मिनट में। इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 गुणा करेंगे, दिन में बदलेंगे 24 का और गुणा करेंगे, नतीजा टोटल आएगा 180 लीटर पर डे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 व्हेन बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूजेस फ्रॉम द RBC इनटू प्लाज्मा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन RBC इज बैलेंस्ड बाय द एंट्री ऑफ विसब। देखो तुमने क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना सुना हो, लेकिन हालांकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम बताएं, हाइड्रोजन आयन को बैलेंस नहीं किया जाता है, चूंकि जब बाइकार्बोनेट बाहर आते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कहीं सारा नेगेटिव तो बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जितने बाइकार्बोनेट के रूप में नेगेटिव आयन बाहर आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन अंदर चले जाते हैं। तो ये आयनिक बैलेंस के चक्कर में क्लोराइड अंदर शिफ्ट होते हैं, ना कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में। हाइड्रोजन तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए पीएच मेंटेन कर लेते थे। खैर, अब जो भी है आंसर तो संभव यही हो सकता था, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये था कि क्लोराइड आयन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जाते हैं। या कह दो, जितने बाइकार्बोनेट आयन आते हैं उसकी वजह से उतने ही क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। कुल मिला के असली एक्सप्लेनेशन ये था। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स द एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय। तो हमने तुम्हें पहले ही डायग्राम बना रखा है। अगर हम लंग को एक एल्वेलाई ही मान ले तो तुम जानते हो एल्वेलाई की दीवार पर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, इधर ट्यूनिका इंटरना होती है ब्लड कैपिलरीज की दीवार में, और बीच में होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन अर्थात कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। तो टोटल बैरियर होते 3, याद आया।
अब तुम जानते हो यहाँ जो कैपिलरीज की दीवार होती है उसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका मीडिया नहीं होती है। इस तरह से आंसर हो गया सेकंड। माना कि इस ऑप्शन में बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जैसा दिया उसके अनुसार हमें आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाले में ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो ट्यूनिका एक्सटर्ना का ही दूसरा नाम है ये ऐड हो गया, और फोर्थ वाले में ट्यूनिका मीडिया एक्सटर्ना दोनों ऐड हो गया, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, सेकंड ऑप्शन ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। अब तुम जानते हो कि जो प्रोटीन है उसका पीएच से ज्यादा लेना देना नहीं है, पोटेशियम सोडियम आयन है इनसे लेना, तो हाइड्रोजन से मेन होता है, साल्ट से पीएच का फर्क नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पिरेटरी सरफेस बाय प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जब 100 ml ब्लड यहां से गुजरता था 4 ml CO2 डिलीवर करता था, वो CO2 तीन रूपों में आती थी, 70% आती थी बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में, और 23% रेंज दी है, 20 से 25% हमने एवरेज लिख लिया है, 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही बनेगा, ये बनी दोनों चीजें प्लाज्मा बनेगी, इसलिए आंसर हो गया इतना, ठीक है ना। तो अभी हमने इस वीडियो में शुरू के 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, और थोड़ा स्पीड इसलिए रखी कि तुम बोर ना हो जाओ, नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे।